So, methods of data collection. We are doing the last method, that is case study method. ओके, सो इस मेथड में जो हमारा फोकस होता है वो इन डेप्थ स्टडी होता है ऑफ अ पर्टिकुलर केस. कोई भी पर्टिकुलर केस हो सकता है, कोई भी पर्टिकुलर इंसान हो सकता है जिसके ऊपर हम इन डेप्थ स्टडी करते हैं, जिसको हम बोलते हैं केस स्टडी. अब जो रिसर्चर्स का फोकस होता है वो ऐसे केसेस पर होता है जो हमें क्रिटिकल इंफॉर्मेशन देते हैं या फिर न्यू लर्निंग देते हैं या फिर जो लेस अंडरस्टूड फिनोमेना होते हैं. जैसे कि ग्रीफ, एक बारी को जब हमें ग्रीफ के बारे में नहीं पता था कि ग्रीफ कैसे फंक्शन करती है, तो कहीं ना कहीं उसमें केस स्टडी मेथड यूज हुआ होगा क्योंकि वो लेस अंडरस्टूड फिनोमेना था. तो कोई भी लेस अंडरस्टूड फिनोमेना या कोई भी ऐसी चीज जो हमें क्रिटिकल इंफॉर्मेशन दे सकती है, वहां पर हम केस स्टडी मेथड यूज करते हैं. ठीक है. अब जो केस है वो कुछ भी हो सकता है, लाइक an individual with distinguishing characteristics, जैसे a patient showing psychological disorders, ये भी हमारा एक वो हो सकता है, केस हो सकता है. या फिर a small group of individuals having some commonality among them, for example creative writers like Rabindranath Tagore and Mahadevi Verma. तो ऐसे लोगों में क्या कॉमनैलिटी है, ये भी हम केस स्टडी के थ्रू पढ़ सकते हैं. इसके अलावा इंस्टीट्यूशंस हम पढ़ सकते हैं कि जैसे कुछ इंस्टीट्यूशंस पुअरली फंक्शनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर कुछ कॉर्पोरेट ऑफिसेस पुअरली फंक्शनिंग कॉर्पोरेट ऑफिसेस हैं, तो वो क्यों पुअरली फंक्शनिंग हैं. या फिर स्पेसिफिक इवेंट्स जैसे चिल्ड्रन एक्सपोज टू डेवस्टेशन ऑफ सुनामी, वॉर, वेहिकुलर पॉल्यूशन एक्सेट्रा. ये सारी की सारी चीजें जो हैं हम केस स्टडी के अंदर पढ़ते हैं. ठीक है. अब जो केसेस हम सिलेक्ट करते हैं पढ़ने के लिए वो यूनिक होते हैं एंड कहीं ना कहीं उनके अंदर रिच इंफॉर्मेशन होती है. दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग द केस स्टडी मेथड विद इट. जो केस स्टडी है वो एम्प्लॉय करती है बहुत सारे मेथड, मतलब जोन से मेथड हम अभी तक पढ़ चुके हैं. तो केस स्टडी अपने आप में तो एक मेथड है ही, लेकिन और भी मेथड जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं वो भी हम केस स्टडी में लगाते हैं. तो बहुत सारे मेथड यूज करते हैं हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, जैसे इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, साइकोलॉजिकल टेस्ट फ्रॉम अ वेराइटी ऑफ रिस्पोंडेंट, जिससे हमें जो कि केस से ही जुड़े हुए होते हैं और हमें वहां से, क्योंकि हम डिफरेंट मेथड्स लगा रहे हैं, तो हमें इंफॉर्मेशन बहुत रिच मिलती है, हमें डेटा बहुत रिच मिलता है. ठीक है. कितना झूठ बोलेंगे ना, अगर हम डिफरेंट मेथड यूज कर रहे हैं तो कितने डिफरेंट मेथड्स में झूठ करें बोलेंगे. उसमें जो हमें झूठ बोलने जाते हैं नहीं बोलता, बट जैसे अगर छोटा सेट होता है मोस्टली 10-15 या 20% आती है, उसमें जो लोग आराम से झूठ बोल देते हैं. हम ऐसे मेथड यूज ही नहीं करते ना जहां पर हमें ऐसी इंफॉर्मेशन निकालनी होती है कि हमें पता है कि लोग झूठ बोल सकते हैं या फिर मैनिपुलेट कर सकते हैं. तो तुम्हें लगता है कि एक साइकोलॉजिस्ट जो एक टेस्ट क्रिएट कर रहा है या केस स्टडी कंडक्ट कर रहा है, अपनी पीएचडी कर रहा है, वो इतना डम होगा कि 20 क्वेश्चंस का कुछ बनाएगा, राइट? तो वो 20 क्वेश्चन का जो तुम बना रहे हो वो सर्वे है, नॉर्मल सर्वे है. सर्वे भी कभी भी 20 क्वेश्चंस का नहीं होता, बट वो क्योंकि तुम्हें प्रोजेक्ट में करवाना है तो इसलिए वो करवा रहे हैं. बाकी इतना, हाँ मतलब 20, 25, 35 ठीक है, बट इतना छोटा आइटम जो है हम नहीं लेते हैं. ठीक है. ओके. So, with the help of case studies, psychologists have done research to understand feelings, fantasies, hopes, fears, traumatic experiences, parental upbringing, and so on. And that helps to understand a person's mind and behavior. केस स्टडी जो है एक हमें नैरेटिव और डिटेल डिस्क्रिप्शन देती है इवेंट का कि एक इंसान की लाइफ में क्या क्या हुआ होगा और उस फेज के दौरान या फिर जो डिफरेंट फेजेस हैं उस दौरान भी एक इंसान ने क्या क्या फील किया होगा, उसका प्रॉपर नैरेटिव हमें मिलता है विद द हेल्प ऑफ केस स्टडी. Now, case study is a valuable research tool in the field of clinical psychology and human development. Human development में क्योंकि हम सब कुछ पढ़ रहे होते हैं कि डेवलपमेंट कैसे हुई है in the different age span, तो इसलिए ह्यूमन डेवलपमेंट में भी हम केस स्टडी यूज करते हैं और क्लिनिकल साइकोलॉजी में भी हम यूज करते हैं, क्योंकि somehow we are
ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द सिम्टम ऑफ अ पर्सन। तो सिम्टम्स पता लगाने के लिए हमारे उस टाइम पे सिम्टम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी हम अच्छे तरीके से उसके ऊपर केस स्टडी करेंगे। एंड मतलब केस स्टडी के अंदर सिम्टम्स होंगे। इसके अलावा हिस्ट्री भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन भी इंपॉर्टेंट है, फिजियोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन भी इंपॉर्टेंट है। दैट इज वाई क्लिनिकल साइकोलॉजी और ह्यूमन डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट टूल है ये। However, while generalizing on the basis of individual cases, one needs to be very cautious क्योंकि हम केस स्टडी मेथड इंडिविजुअल बेसिस पर ही लगा सकते हैं। आप केस स्टडी मेथड बहुत ज्यादा नंबर ऑफ डेटा, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स पे नहीं लगा सकते हो, क्योंकि आप कितनी केस स्टडीज करोगे ना। केस स्टडीज जो होती हैं वो डिटेल में होती हैं, इन डेप्थ स्टडी ऑफ अ पर्सन है। अगर तुम कभी किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास में जाओगे तो हमें एक केस स्टडी लेने के लिए फर्स्ट डे पे कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगता है, ठीक है। उसके बाद में भी जब हम सेशंस लेते हैं तब और इंफॉर्मेशन निकल कर आती रहती है, हर सेशन में इंफॉर्मेशन निकल कर आती है। तो तुम सोचो एक इंसान पे डिटेल स्टडी करने के लिए मुझे कितना ही वक्त लग जाएगा। तो वो इसी मेथड से इंटरप्रेट करते कि क्वेश्चन है yes, all the information are necessary for us, तो वो हम we make a note of it। केस स्टडी जो पहले होता है वो पहले दिन पे एक केस स्टडी हम करते हैं, उसके बाद में सारे के सारे नोट्स होते हैं साइकोलॉजिस्ट के। हाँ ठीक है। तो एक तो इसलिए हम ये जनरलाइजेशन नहीं कर सकते हैं हम इसके बेसिस पर, क्योंकि केस स्टडी क्या है, मैं बहुत छोटे उस पे कर सकती हूँ, छोटे नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स के साथ कर सकती हूँ। मतलब मैं 100-200 लोगों के ऊपर केस स्टडी कर सकती हूँ, मैक्सिमम 300-400 लोगों के ऊपर केस स्टडी कर सकती हूँ। इससे ज्यादा करूंगी तो फिर मुझे लोगों को हायर करना पड़ेगा, तो मैं फिर ज्यादा लोगों को भी कर सकती हूँ। तो अगर मेरे पास में जो डेटा है वो इतना छोटा है तो मैं उसके बेसिस पे जनरलाइजेशन कैसे कर सकती हूँ। अब अगर सपोज किसी एक बच्चे ने मुझे बोल दिया है, किसी एक बंदे ने मुझे बोल दिया, या 10 में से 5 लोगों ने मुझे बोल दिया कि जब कोई कभी मेरे साथ में कुछ मैं एंक्शियस फील करती हूँ तो मैं बाहर कुछ चीजें सेट करने लग जाती हूँ कि मेरी बॉटल ऐसी ही रखी होनी चाहिए, मेरी बुक्स ऐसी ही रखी होनी चाहिए। अब 10 में से 5 लोग मुझे ये बात बोल रहे हैं तो मैं जनरलाइज नहीं कर सकती ना कि हर इंसान जब एंक्शियस फील करता है तो वो ओसीडी के सिम्टम्स दिखाता है। ज्यादातर मैं बोल ही नहीं सकती, 10 में से 5 लोग मेरे को बोल रहे हैं तो मैं ज्यादातर कैसे बोल सकती हूँ। सम पीपल सम में आ गया बहुत छोटा हिस्सा, क्योंकि दिमाग इतना कॉम्प्लेक्स है, हर इंसान अलग तरीके से चीजें करेगा, ठीक है। सो इसलिए केस स्टडीज के बेसिस पर हम जनरलाइजेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में डेटा बहुत छोटा होता है, ठीक है। The problem of validity in a single case study is quite challenging. It is recommended that the information should be collected using multiple strategies from different sources of information by a number of investigators. अब यहाँ पर सबसे बड़ा जो चैलेंज है हमारे पास वैलिडिटी का है। वैलिडिटी का मतलब क्या होता है, लास्ट क्लास में पढ़ा था। एग्जैक्टली लेकिन केस स्टडी में क्या है, हम इन डेप्थ वो कर रहे हैं। वैलिडिटी का मतलब ये हो गया कि हमारा जो टेस्ट है अगर इसका हाँ वैलिडिटी कैसे हो सकती है ना, क्योंकि साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में वैलिडिटी की जब हम बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो क्राइटेरिया हम जानना चाहते हैं वही क्राइटेरिया, वही एस्पेक्ट जो है हमारा टेस्ट मेजर करेगा। लेकिन केस स्टडी में हम इन डेप्थ स्टडी कर रहे हैं, मतलब उस इंसान के बारे में हर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, हर इंफॉर्मेशन मेरे लिए रेलिवेंट है। तो वैलिडिटी की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है यहाँ पर। एग्जैक्टली नहीं, वैलिडिटी का इश्यू इसलिए है केस स्टडी में क्योंकि मेरे लिए सब इम्पोर्टेंट है उसमें। हाँ
बट अगर अब अगर जैसे देखो टेस्टिंग के लिए सेंटर में तो स्ट्रेस करना एग्जैक्टली आईक्यू टेस्टिंग के लिए जब आप जाओगे तो आईक्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, लेकिन केस स्टडी में हर चीज इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। आप जो जो बताओगे मेरे लिए वो सारी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, तो वैलिडिटी का इश्यू तो आएगा ही ना। ठीक है, क्योंकि हम सब कुछ ही देख रहे हैं, हम सब कुछ ही ऑब्जर्व कर रहे हैं, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। ठीक है इसलिए व्हाट वी डू, अब यहाँ पर हम बहुत सारे इन्वेस्टिगेटर्स को हायर करते हैं ताकि और ज्यादा प्रॉब्लम्स ना आए। तो यहाँ पर हम बहुत सारे इन्वेस्टिगेटर्स को हायर करते हैं एंड नंबर ऑफ मेथड्स हम यूज करते हैं टू गैदर ऑल द इंफॉर्मेशन, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन छूट ना जाए। हम केस स्टडी में ऑब्जर्वेशन भी साइमल्टेनियसली यूज कर रहे हैं, हम इंटरव्यू भी साइमल्टेनियसली यूज कर रहे हैं। अगर हमें लग रहा है कि हमारा क्लाइंट हमें ढंग से चीजें बता नहीं रहा है तो मुझे उसके ऊपर साइकोलॉजिकल टेस्ट भी करने पड़ेंगे। तो साइमल्टेनियसली वी आर यूजिंग एवरीथिंग, सो दैट इज व्हाई समहाउ इट यूजेस ऑल द मेथड्स, जिसकी वजह से हमारे पास में जो इंफॉर्मेशन निकल कर आती है वो बहुत रिच निकल कर आती है, बट एट द सेम टाइम डेटा बहुत छोटा है। नहीं, हमें केस स्टडी में बहुत बारी उनकी फैमिली से भी बात करनी पड़ती है। वही तो बात है ना, वही सब चेक करने के लिए वही ऑब्जर्व ना। हम अगर 7 साल साइकोलॉजी में हैं तो हमें कोई इतनी आसानी से तो पागल नहीं बना सकता है ना। वी कैन ऑब्जर्व, दिमाग इसलिए तो है। बट देन वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू। बोल रहे हैं वो नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन नाम की एक चीज हमने पढ़ी है। ठीक है, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन का मतलब ये हो गया कि मैं उसके घर में जाके उसका एनवायरनमेंट ऑब्जर्व करूंगी। उसके घर में जाकर मैं ऑब्जर्वेशन करूंगी। अगर उसकी फैमिली उसको मारती है तो मुझे कहीं ना कहीं उसके बॉडी के ऊपर कुछ तो मार्क्स दिखेंगे ना, या कुछ तो दिखेगा, कुछ तो दिखेगा। हाँ, a lot of things are there. We just need to open our eyes. We can observe. A lot of things are there. हमारे दिमाग में ये सब क्वेश्चन इसलिए आ रहे हैं बिकॉज दिस इज योर फर्स्ट ईयर इन साइकोलॉजी। हमारे लिए ये सारी चीजें नॉर्मल है, हमें लगता है कि हाँ ठीक है हम ऑब्जर्व कर लेंगे, बट तुम्हारा क्वेश्चन अपनी जगह जस्टिफाइड है। वो भी पता चल जाता है, पता चल जाता है। हाँ, I've seen your stories, but we'll discuss it later. Anything? Okay. Where was I? Yes. Last point. Careful planning of data collection is also very necessary. Throughout the process of data collection, the researcher is required to maintain a chain of evidence for linking various data sources having bearing on the research questions. तो हम किस तरीके से डेटा हम जो कलेक्ट कर रहे हैं उसको एक दूसरे से मतलब कनेक्ट करने के लिए हमें प्रॉपरली उसका प्लान होना भी जरूरी है, ताकि हर डेटा एक दूसरे से हम बाद में एसोसिएट करके एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन या एक मीनिंगफुल कंक्लूजन तक आ सके। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, सो विद दिस वी आर डन विद द मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन। तो अभी तक हम इतना समझ चुके हैं कि हर मेथड की एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, तो इसलिए हम ये नहीं बोल सकते हैं कि 100% हम किसी एक मेथड पर रिलाय कर सकते हैं। तो अगर हमें अपनी रिसर्च को अच्छा बनाना है, उसका ब्लूप्रिंट अच्छा बनाना है, तो हमें कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड्स यूज करने पड़ेंगे ताकि हमारे पास में एक रिच डेटा जो है वो निकल कर आए। So each method has its own limitations and advantages. Therefore, it is desirable that the researcher should not depend upon only one method. A combination of 2 or more methods should be used to get the real picture. If the methods converge, that is, they give the same results, one can certainly be more confident. तो अगर हमने 3 मेथड्स लगाए हैं, 3 में से दोनों के दोनों मेथड या तीनों के तीनों मेथड्स मुझे सेम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, मुझे सेम कंक्लूजन दे रहे हैं,
दैट मीन्स मेरा जो डेटा है वो ठीक है, कंटेमिनेटेड नहीं है। ठीक है, ओके। सो इफ यू रिमेंबर द स्टेप्स इन कंडक्टिंग रिसर्च, सबसे पहला स्टेप जो था हमारा कॉन्सेप्चुलाइजिंग द प्रॉब्लम, फिर डेटा कलेक्शन, फाइनली हमने सारी चीजें पढ़ ली हैं, उसके बाद में हम एनालिसिस करते हैं यानी कि कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। नाउ फाइनली वी आर गोइंग टू learn how do we analyze the data. So analysis of data. So we are on the last step of our research. ठीक है, अब जो डेटा हम कलेक्ट कर चुके हैं, नेक्स्ट जॉब जो है हमारी वो है टू ड्रॉ कंक्लूजन, जिसमें हम एनालिसिस करते हैं डेटा की। We generally use two methodological approaches for the analysis of data, which is quantitative and qualitative data analysis. दो तरीके होते हैं हमारे पास में, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। सबसे पहला मेथड जो हम करेंगे वो है क्वांटिटेटिव मेथड। क्वांटिटेटिव मेथड की अगर हम बात करें तो जो साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं, क्वेश्चनर्स हैं, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज हैं, इनके अंदर क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, राइट? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। दैट इज जो क्वेश्चंस का प्रोबेबल आंसर हमें ऑलरेडी पता है, तो वो क्लोज एंडेड क्वेश्चंस हैं। अब ये जो रिस्पॉन्सेज हैं वो ज्यादातर स्केल्ड फॉर्म्स में दे रखे होते हैं, यानी कि वो स्ट्रेंथ बताते हैं, मैग्नीट्यूड बताते हैं एक रिस्पॉन्स का। मतलब जो स्ट्रेंथ है वो वेरी कर सकती है फ्रॉम 1 to 10। अगर 1 है तो वो लो में जा रहा है, अगर 10 है तो वो हाई में जा रहा है। तो दैट मीन्स समहाउ वी कैन, दिस इज क्वांटिटेटिव स्कोर। तो इसलिए हम इसके लिए मेथड कैसा यूज करेंगे? क्वांटिटेटिव मेथड यूज करेंगे। सो जो पार्टिसिपेंट का टास्क है वो ये है कि उसको सबसे अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स चूज करना है। कई बारी आंसर राइट भी होते हैं और कई बारी रॉन्ग भी होते हैं, और कई बारी राइट एंड रॉन्ग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम उसको क्वांटिटेटिवली ही एनालाइज करते हैं। पर्सनालिटी की टेस्ट में देयर इज नो राइट और रॉन्ग आंसर ना, वी आर जस्ट असेसिंग योर पर्सनालिटी। आईक्यू टेस्ट में ऑन द अदर हैंड देयर इज राइट एंड रॉन्ग आंसर। क्यों? आईक्यू टेस्ट में देयर विल बी राइट एंड रॉन्ग आंसर। पर्सनालिटी टेस्ट में राइट और रॉन्ग आंसर्स थोड़ी है। इसके अलावा भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देयर आर न्यूमरस कैरेक्टरिस्टिक्स, देयर आर अनकाउंटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स जिनके ऊपर हम साइकोलॉजिकल असेसमेंट करते हैं, एंड वी हैव ऑल द असेसमेंट, तो हम काउंट भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आंसर तो प्रिडिक्ट हम पर्सनालिटी में भी कर रहे हैं कि ऐसा होगा तो ये पर्सनालिटी है, ऐसा होगा तो ये पर्सनालिटी है। आईक्यू टेस्ट में तो राइट एंड रॉन्ग आंसर्स होंगे ना। क्या क्वेश्चन? हाँ, हमें प्रोबेबल आंसर्स ऑलरेडी पता है। यस 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 यस, ओपन एंडेड, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ट्वेल्थ में पढ़ेंगे। ओके, सो रिसर्चर जो है हर आंसर पर एक नंबर देते हैं। मतलब जैसे अगर हम आईक्यू टेस्ट की भी बात करें, या कई बार पर्सनालिटी टेस्ट में भी ऐसा होता है, या और टेस्ट में भी ऐसा होता है कि हम नंबर देते हैं। हर करेक्ट आंसर के लिए 1 नंबर, हर इनकरेक्ट आंसर के लिए 0 नंबर, या अगर वो पार्शियली करेक्ट है तो हम उसमें आधा नंबर भी दे देते हैं बहुत बारी, ठीक है। तो ये क्या है? हम क्वांटिटेटिव मेथड यूज कर रहे हैं। एट द एंड रिसर्चर क्या करता है? टोटल ऑफ नंबर्स निकालता है और एक एग्रीगेट स्कोर पर पहुंचता है, जो कि पार्टिसिपेंट के पर्टिकुलर एट्रीब्यूट के बारे में हमें बताता है। अब वो इंटेलिजेंस हो सकता है, एकेडमिक रिजल्ट हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। क्लियर हुआ? एट्रीब्यूट इज कैरेक्टरिस्टिक्स। सो इस पूरे प्रोसेस में जो रिसर्चर है वो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को एक क्वांटिटी में कन्वर्ट कर रहा है, यानी कि नंबर्स में कन्वर्ट कर रहा है। इतना तुम्हें समझ में आ गया होगा क्योंकि हम एक एग्रीगेट स्कोर में आए हैं।
सो क्यों हम उसको क्वांटिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं? क्योंकि हमें कंक्लूजन ड्रॉ करनी है एंड उस स्कोर को, उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के स्कोर को हमें एक स्टैंडर्ड ऑफ कंपैरिजन से कंपेयर करना है या फिर और लोगों से कंपेयर करना है, जिससे हमें कंक्लूजन पर आ सके, या दो ग्रुप्स के बीच का भी हम जो कंक्लूजन है या जो स्कोर है वो कंपेयर कर सके। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वालिटेटिव मेथड। सो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हमारे एक्सपेरिमेंट्स में भी दो चीजें हैं, एक है इंटरप्रेटिव मेथड जिसमें अगेन हम इन सामने वाले के एक्सपीरियंसेस को जान रहे हैं, ठीक है। दूसरा केस स्टडी मेथड है जिसमें अगेन हमारे पास में ओपन एंडेड क्वेश्चंस हैं, ये सामने वाला जितनी भी इंफॉर्मेशन देना चाहे हमें दे सकता है। तो यहाँ पर इस तरीके के जो डेटा को हम क्वालिटेटिव मेथड से जो है एनालाइज करते हैं, क्योंकि ह्यूमन एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और इस कॉम्प्लेक्सिटी This complexity is lost when one elicits information from a respondent on the basis of a question. तो ह्यूमन बिहेवियर जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन दूसरी लाइन का मतलब ये है कि जब हम सामने वाले से क्वेश्चंस पूछते हैं तो वो हमें आंसर देता है अपने बिहेवियर के बारे में, तो कहीं ना कहीं ये कॉम्प्लेक्शन को, ये कॉम्प्लेक्सिटी को हमने सॉल्व कर दिया है, क्योंकि हमने सामने वाले से खुद ही पूछ लिया कि आपने ऐसा क्यों बिहेव किया। ठीक है, अगर आपको जानना है कि एक मदर ने कैसा फील किया जब उसके बच्चे की डेथ हो गई, तो कहीं ना कहीं आपको उससे पूछना पड़ेगा कि किसी साइकोलॉजिकल असेसमेंट से हम असेस नहीं कर सकते हैं, मेजर नहीं कर सकते हैं। आप क्वेश्चन पूछोगे, आपको आंसर मिलेगा एक्सपीरियंस के बेसिस पर, एंड दैट वी विल एनालाइज विद द हेल्प ऑफ क्वालिटेटिव मेथड। ठीक है, साइकोलॉजिस्ट ने बहुत सारे क्वालिटेटिव मेथड्स डेवलप करे हैं टू एनालाइज द डेटा, जिसमें से एक है नैरेटिव एनालिसिस कैन बी अ वन मार्कर, क्योंकि एक ही मेथड का जिक्र है यहाँ पर, कोई भी एक पर्टिकुलर मेथड हम डेप्थ में नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन एक मेथड का जिक्र जरूर है यहाँ पे। ओके, सो ऑल्सो जो डेटा होता है हमेशा स्कोर्स की फॉर्म में नहीं होता है। जब रिसर्चर्स ऐसे मेथड्स यूज करते हैं जैसे कि ऑब्जर्वेशन, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, तो जो डेटा होता है वो यूजुअली डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होता है, यानी कि पार्टिसिपेंट के खुद के वर्ड्स में होता है, फील्ड नोट्स के फॉर्म में होता है, फोटोग्राफ्स, इंटरव्यू रिस्पॉन्सेज होते हैं, टेप्ड वीडियो रिकॉर्डेड सेशंस भी हो सकते हैं, इनफॉर्मल टॉक्स हो सकती हैं। इस तरीके के डेटा को हम स्कोर्स में कभी भी कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, दैट इज वाई दे आर नॉट सब्जेक्टेड टू स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। यहाँ पर जो रिसर्चर है वो ऐसा इस कंटेंट को एनालाइज करने के लिए अलग टेक्निक्स यूज करता है, ताकि एक थीमेटिक कैटेगरीज में हम उन चीजों को डाल सके और उन कैटेगरीज के थ्रू हम एक कंक्लूजन पर आ सके। थीमेटिक कैटेगरीज का मतलब है थोड़ी ऐसी कैटेगरीज जो कि अनस्ट्रक्चर्ड है। ठीक है, तो अगर बात लो रिकॉर्ड करा और एक तो अलग ही रिकॉर्ड करा तो वो कहीं वो बोलने लगे तो अलग सोचेगा, तो इसके लिए डाटा कंटामिनेट, बिल्कुल कंटामिनेट होगा। ऑब्जर्वेशन, दैट इज व्हाट वी सेड ना, हर डेटा, हर मेथड के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। One thought is connected to another thought, yes. So every method has advantages and disadvantages, इसलिए हम combination of methods यूज कर रहे हैं ताकि हमारा डेटा कंटामिनेट ना हो। सॉल्यूशन इसलिए तो निकाला है, जो चीज उसने इंटरव्यू में रिकॉर्डिंग के टाइम पे छुपा ली वो कहीं ना कहीं वो बोलेगा जरूर, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो ना बोले। जब इतनी रैपो हम फॉर्म कर देते हैं तो इंफॉर्मेशन बाहर आ जाती है। अलग टाइम पे आप जैसे लेक्चर रिकॉर्ड हो रही वो आपके सारे डाउट तुम सिर्फ वही डाउट्स बोलोगे विच इज बेनिफिशियल फॉर मी, विच इज रिलेटेड टू द चैप्टर। फिर बाद में मेरे से मांगने मत आइयो।
ओके सो जो क्वालिटेटिव मेथड है इट इज मोर डिस्क्रिप्टिव इन नेचर, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन है वो भी डिस्क्रिप्टिव है, तो इसलिए मेथड भी डिस्क्रिप्टिव है। अब यहाँ पर हमें ये चीज समझने की जरूरत है कि क्वांटिटेटिव मेथड हो या फिर क्वालिटेटिव मेथड हो, ये एक दूसरे से कॉन्ट्रोडिक्टरी नहीं है, रादर दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। क्योंकि बहुत बारी, अब क्योंकि हम बोल रहे हैं कि हम डेटा जो कलेक्ट कर रहे हैं वो डिफरेंट मेथड से कर रहे हैं, तो इसलिए हमारे पास में जो डेटा होगा वो क्वांटिटेटिव भी होगा, क्वालिटेटिव भी होगा। तो इसलिए उसको एनालाइज करने के लिए हमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों मेथड्स को लगाना पड़ेगा। तो वी कैन नॉट से दैट दे आर अगेंस्ट ईच अदर, दे आर कॉम्प्लीमेंटिंग टू ईच अदर। ठीक है, ओके। बाकी का नेक्स्ट क्लास में करवाती हूँ, जस्ट लेफ्ट विद 2 टॉपिक्स, नेक्स्ट क्लास में ओवर हो जाएगा।